नमस्कार। यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। सबसे पहले रायबरेली से खबर। रायबरेली के सलोन से विधायक का निधन हो गया है। बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हो गया है। कोरोना से विधायक दल बहादुर कोरी का निधन बताया जा रहा है। विधायक के निधन पर सीएम योगी ने गहरा शोक जताया है। परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना जताई है। लखनऊ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। एक हफ्ते से ये इलाज इनका लखनऊ में जारी था, लेकिन फिर उनको बचाया नहीं जा सका और आज उनका निधन हो गया। बातचीत करने के लिए मोहन कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, बेहद दुखद खबर। जी नीलू, बेहद दुखद खबर है और रायबरेली के लिए लगातार दुखद खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से कल डीएम के पिताजी खत्म हुए और आज सुबह सुबह जैसे ही लोग जगे तो उनके सामने उनके जनप्रिय नेता, जो जमीनी नेता दल बहादुर कोरी माने जाते, उनके निधन की खबर लोगों के बीच में आई और शोक की लहर है। खासकर उनका जो विधानसभा क्षेत्र है सलोन, वहाँ पे लोगों में काफी गम का माहौल है। मोहन, कब से बीमार थे दल बहादुर जी? दल बहादुर जी हफ्ते भर पहले ही जो है उनको लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगातार वो गहन ट्रीटमेंट में थे। लेकिन आज सुबह लगभग 4:30 बजे जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस उसी अपोलो अस्पताल में ली, नीलू में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कृष्ण। तो दल बहादुर कोरी का निधन हो गया है और जो उनका क्षेत्र है सलून, वहां पर दुख की लहर दौड़ कर गई है। और जौनपुर में प्रशासन ने 3 गैंगस्टरों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति जब्त की है। तीनों आरोपी पर लूट, स्नैचिंग और शराब तस्करी से करोड़ों की संपत्ति हासिल करने का आरोप था। ये तीनों पशु तस्करी के आरोपी हैं। जौनपुर के खेता सराय पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट और सीओ की निगरानी में 78 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 76 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में आज तहसीलदार शाहगंज की उपस्थिति में यह कुर्की की गई। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के अभियुक्त अब्दुल आजम पुत्र शोएब की एक इंडिका कार, जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है, तथा अभियुक्त दिलशाद पुत्र शोएब की एक मोटरसाइकिल, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए है। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को किसी तरह से शांत करवाया। मृतका के परिजनों ने रेप के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शादी में खाना बनाने वाली महिला 29 अप्रैल को कानपुर से फतेहपुर गई थी, लेकिन 1 मई को उसके परिजनों को फोन आया कि महिला का एक्सीडेंट हो गया। वो जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। इस पर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और हाथरस में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। जानकारी के मुताबिक इस झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया। मामला कोतवाली हसायन क्षेत्र के बरसामई गांव का है। जानकारी के मुताबिक पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई थी। में आया कि दोनों पक्षों में पानी भरने व भूखंड के विवाद को लेकर गत रात्रि दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके उपरांत दोनों पक्षों के पुरुषों में आज झगड़ा व मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायलों को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया तथा घायलों की स्थिति खतरे से बाहर होना बताया गया। दोनों पक्षों की प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हसायन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के झगड़ा करने वाले 9 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है।
और गोरखपुर की बात की जाए तो नई बाजार पुलिस चौकी पर आगजनी करने के मामले में पुलिस अब सख्त हुई है। पुलिस ने 60 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को जेल भेज दिया गया। दरअसल बुधवार की शाम प्रत्याशियों के समर्थकों ने नई बाजार पुलिस चौकी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी। ब्रह्मपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 60 और 61 के जिला पंचायत सदस्य चुनाव परिणाम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बाद में चुनाव आयोग इसमें उन्होंने बदलाव किया। फिलहाल पुलिस ने अब कार्रवाई करने की बात की है। जगह क्षेत्र में चौकी नई बाजार में जो कल उपद्रवियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, पीएसी की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कराया गया है, उसमें 2 एफआईआर रजिस्टर हुआ। 60 नामजद एवं 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें 18 लोगों के गिरफ्तारी आज हुई है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी जो अज्ञात एवं नामजद लोगों को तलाशी की जा रही है। वहाँ मौके पर हुई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी में जो अज्ञात लोग आए हैं उनकी चेहरा पहचान कराया जा रहा है। तत्काल उनकी गिरफ्तारी है तो अलग अलग टीम्स बनाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने है तो अलग अलग टीम्स गठित करके तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए। और कुशीनगर में मोबाइल टावर में आग लग गई। मोबाइल टावर और सर्वर रूम में ये आग लगी बताई जा रही है। सर्वर रूम के सारे उपकरण जलकर राख हो गए हैं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। आग को बुझा लिया गया है। बताया जा रहा है कि शायद ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पडरौना कोतवाली के LIC बिल्डिंग की ये घटना बताई जा रही है। योगी सरकार ने टीकाकरण को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार 10 मई से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा देगी और इसके बाद ही पहली डोज लगवा सकते हैं। ये व्यवस्था 45 साल से ऊपर वालों के लिए की गई है, जिसको पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शासन ने मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी DM को निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और रूस ने महामारी के बीच एक नई डोज तैयार की है, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि अब तक कोरोना की लड़ाई के लिए बनी वैक्सीन की 2 डोज लोगों को लगवानी पड़ रही थी। लेकिन रूस ने स्पुतनिक लाइट नाम से कोरोना का नया टीका इजाद किया है। इसकी सिर्फ 1 डोज लेने भर से कोरोना के जंग को जीतना आसान हो जाएगा। रूस के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन 79.4% लोगों के खिलाफ प्रभावी है। इसकी कीमत रूस में $10 होगी, जबकि भारतीय रुपयों के हिसाब से ये आपको 737 रुपए में मिल पाएगी। रूस के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये टीका वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। और कोरोना काल में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो सभ्य समाज पर बदनुमा दाग है। लोग महामारी के डर से अपने को अंतिम विदाई देने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन हाथरस में कुछ ऐसा हुआ जो मानवता की मिसाल बन गया। माना कि महामारी का डर हर किसी को सता रहा है। माना कि हम दूसरों की जान बचाने से पहले अपनी और अपनों की फिक्र करते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या हम किसी से अंतिम संस्कार का हक छीन सकते हैं? हाथरस में गौ सेवकों ने एक लावारिस पड़े महिला के शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया, तो चारों तरफ महामारी के दौर में मानवता की मिसाल पेश करने की चर्चा होने लगी। दरअसल हाथरस के कोतवाली सिकंदरा राव इलाके के एक मोहल्ले में किराए पर अकेली रह रही महिला की मौत हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आया। जब गौ सेवा की टीम के युवाओं को इसकी खबर मिली तो उन्होंने संक्रमण की फिक्र किए बिना उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा, आज की घटना क्या थी? आज हमें सूचना मिली थी कि बगिया बारासैनी में अनिल कॉलोनी है, वहाँ पर लंबी बीमारी के कारण एक महिला है, वो किराए पर रहती थी, यहाँ पर ज्योति नाम है उनका, और उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पड़ोस के लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा दवाई वगैरह जब चली थी तब उनका इलाज कराया। जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो कोई भी उनके सबको उठाने के लिए तैयार नहीं था। अनिल कॉलोनी में रहने वाली इस महिला को कुछ दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन इलाज और देखरेख के अभाव में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन लोगों को डर था कि कहीं उन्होंने महिला की अर्थी को कांधा दिया तो उन्हें संक्रमण अपनी चपेट में ना ले ले।
लेकिन ऐसे मुश्किल समय में गौरक्षकों की टीम ने साहस दिखाया और पीपीई किट पहनकर महिला का अंतिम संस्कार किया। लोगों ने हमसे सूचना दी तो हम वहाँ पर जाके उनके सबका पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा, आप कोरोना काल में आप समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हैं गरीबों की मदद कीजिए। आप मदद करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बीमारी के कारण जिनकी मृत्यु हो रही है उनकी आप मदद कीजिए। मदद से इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। सही मायने में ऐसे लोग ही कोरोना योद्धा कहलाने के लायक हैं। न्यूज़ 18 भी ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए हाथरस से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। और जहां देश में कई जगहों से ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। महामारी में मददगार बने ऐसे लोगों को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महामारी के इस मुसीबत भरे समय में देवदूत लोगों की जान बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, मकसद सिर्फ एक ही है, मुश्किल समय में कोरोना से जूझ रहे लोगों को अपनेपन का एहसास कराया जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जरूरी दवाओं या फिर इलाज के अभाव में किसी की जान चली जाए। वाराणसी की सड़कों पर पीपीई किट पहनकर ये सेवादूत 24 घंटे अपने मिशन पर हैं। इन लोगों ने महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए बाकायदा एक वॉर रूम भी तैयार किया है, जहां से इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई जरूरतमंद बिना खाए ना सो जाए। ये लोग घर घर जाकर लोगों को उनकी जरूरत का हर सामान मुहैया करा रहे हैं। वैसे तो केंद्र और यूपी सरकार भी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन काशी के इन सेवादूतों ने अपने स्तर और अपने खर्चे पर लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। इस कोविड वॉर रूम में 24 घंटे निगरानी जारी है। कोविड संकट के दौरान विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक जीवन बचाने की मुहिम चला रहा है और इस जीवन बचाने की मुहिम में बहुत सारे कोविड मरीजों के परिजन ऐसे हैं जिनके यहाँ भोजन और अनाज की व्यवस्था नहीं है। जिनके यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है उनको विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक भोजन प्रोवाइड करा रहा है, और जिनके यहाँ अनाज की व्यवस्था नहीं है लेकिन भोजन बनाने वाले हैं उनके लिए आज अपने परम पूजनीय गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी के नाम पर इंद्रेश रसोई पोटली का शुभारंभ किया गया है। और इस इंद्रेश रसोई पोटली में 1 महीने के पूरे राशन की व्यवस्था की गई है ताकि कोविड मरीज और उनके परिजन किसी भी तरह से भूख से पीड़ित न हो। जिन लोगों को खाने की जरूरत है उन्हें बना बनाया खाना, जिन्हें अनाज की जरूरत है उन्हें अनाज, और जिसे दवा चाहिए उन्हें भी निशुल्क सेवा दी जा रही है। लम्ही इलाके में बने इस वॉर रूम के सदस्य पीपीई किट पहनकर सेवा के इस समर में उतर रहे हैं, जिससे न लोगों को संक्रमण का खतरा रहे और वो भी सुरक्षित रहते हुए लोगों को जरूरी मदद पहुंचा सके। जरूरतमंद मदद पाकर उन्हें दुआएं दे रहे हैं। कोई उन्हें देवदूत कह रहा है तो कोई सेवादूत। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और मेरठ में कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है, वो मेरठ में कोरोना का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल। ऑक्सीजन में राहत है। अभी तक ऑक्सीजन खत्म होने का दौर अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन अब अस्पतालों को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको भी ऑक्सीजन दी जा रही है। तो ये एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार यही अपील कर रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के साथ साथ आप भी आंदोलन में भागीदार बनिए, तभी जीती जा सकती है कोरोना से जंग। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। और इटावा में अलविदा जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने मार्च निकाला और लोगों से घर में रहकर नमाज अता करने की अपील की है। इटावा के उप जिला अधिकारी सिद्धार्थ और डीएसपी राजेश प्रताप सिंह की अगुवाई में बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से शहर भर में गश्त किया। पुलिस ने माइक के जरिए मुनादी कर अपील की कि मस्जिद में 5 लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे। इसके अलावा सभी लोग अपने अपने घरों से ही नमाज पढ़ें। है बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा रहा था। इसको देखते हुए
लगातार कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसको कि 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी बीच अलविदा की नमाज है। इसमें पूरा जो पेट्रोलिंग की गई, गश्त किया गया पूरी टीम के साथ, और सभी को एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अवगत कराया गया कि अलविदा की नमाज घरों में रह के ही अदा करें ताकि सभी सुरक्षित रहें। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।